So, welcome back, and today's the topic is magnetic field due to current carrying circular coil. सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा और कंडीशन इज दैट कि उस सर्कुलर कॉइल में करंट भी फ्लो कर रहा है. सो द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट due to current carrying circular coil. So let us consider a circular ring. एक circular ring हम consider कर लेते हैं. Let us consider a circular ring and carrying current I. ये इसमें current I flow कर रहा है. Let the radius of the coil, radius of circle is A, and take a point P at x distance from the center. If we want to find out the magnetic field at point P, so we just need to consider a small current carrying element. Let it be DL. ठीक, तो जब हम इसको यहां से मिलाएंगे और इसको यहां से मिलाएंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री, और इसको यहां से और मिलाएंगे तो ये बनेगा A. इस तरह से हमने ये जो एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट के दो पॉइंट को कंसीडर किया है और हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए. एक बार ये ट्रायंगल है हमारा OAP और एक बार हमारा ट्रायंगल है OBP. एक बार 90 डिग्री यहाँ बनेगा और एक बार 90 डिग्री यहाँ बनेगा. That will be R. Again, let us consider a current carrying circular coil of radius A. Radius इसका A है. Take a point P at x distance from its center on its axis. And फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या होता है, किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं. उस एलिमेंट के कारण उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. तो यहाँ पे सीधा सीधा कंसेप्ट ये बनता है कि जो P पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड at P due to small element के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बायोट-सावर्ट लॉ म्यू नॉट IDL sin 90 अपॉन R स्क्वायर. Now think, where is the 90? Because the current element and the line segment joining the current element to the point, ये सर्कल पर टेंजेंट है और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने साइन 90 लिया. तो हमारा आंसर हो गया dB इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ. तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर इतना हुआ इस छोटे से एलिमेंट के कारण. अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बट इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसका डायरेक्शन देखना होगा. अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट एंड R. तो दिस इज द करंट एलिमेंट और दिस इज द R. तो इसके परपेंडिकुलर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इधर बनेगा. ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इससे 90 डिग्री बनाते हुए. ये हो गया हमारा dB. तो जब हम इसको इसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इसके कंपोनेंट में ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका dB cos phi. ये हो जाएगा 90 माइनस फाइव
और ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dB sin 5। अगर हम यही एलिमेंट इधर ना लेकर के इधर लेते हैं तो हमारा करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड जाएगा, उसका एक कंपोनेंट dB cos phi इधर बनेगा जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और dB sin phi इधर आएगा। कुल मिलाकर के एलिमेंट आप कहीं भी लेंगे तो आपका dB sin phi मीन्स जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट बचा रहेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो उसके इस कंपोनेंट का करेंगे dB sin phi का। यानी अगर हम बात करें कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P that will be integration of dB cos phi, sorry, dB sin phi, ओके। तो dB का वैल्यू हमने निकाला है म्यू नॉट IDL अपॉन R स्क्वायर, और साइन फाई का वैल्यू होगा, साइन फाई इस ट्रायंगल में जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर A हो गया और हाइपो R हो गया, A अपॉन R, ठीक। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं, तो म्यू नॉट IA अपॉन R क्यूब कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन DL का करेंगे, ठीक। और जब DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो L आएगा, तो हमारे पास आंसर हो गया म्यू नॉट IA L अपॉन 4 पाई R क्यूब। एंड व्हाट इज L? L is the circumference of the circle. So L की जगह लिखेंगे 2 पाई A, so म्यू नॉट IA L की जगह 2 पाई A अपॉन 4 पाई R क्यूब। ये 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आएगा D इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2, और R की जगह लिखेंगे A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2 बाय यूजिंग पाइथागोरस। Okay, once again, let us consider a current circular coil. Let us consider a circular coil of radius A and carrying current I. Take a point P at x distance from the center on its axis. To find the magnetic field, at P, we consider a small element dl. Now the magnetic field at P due to a small element is
dB is equals to mu naught I dl sin 90 upon 4 pi r square by using Biot-Savart law. Why 90 degree? Because there is the tangent and the radius. We know that the angle between tangent and radius is always 90 degree. So this will be mu naught I dl upon 4 pi r square. If we integrate, अगर हम इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. लेकिन क्योंकि B एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे इंटीग्रेशन करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका कौन सा कंपोनेंट वैलिड है और कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम ये जानते हैं कि जो स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा. तो जब हमने dB का डायरेक्शन लिया तो इसको इसके कंपोनेंट में डिवाइड किया. एक कंपोनेंट बना dB sin phi और एक कंपोनेंट बना dB cos phi. dB cos phi कैंसिल आउट हो जाएगा, dB sin phi बचेगा. तो हम अगर dB sin phi का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. तो dB sin phi का इंटीग्रेशन करने के लिए dB का वैल्यू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर रख दिया हमने, और साइन फाई का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. इस वाले ट्रायंगल में गए हम तो 90 डिग्री ये बनेगा, तो परपेंडिकुलर a होगा और हाइपो r होगा. The constant term is outside the integration part, so that will be mu naught I a upon 4 pi r cube integration of dl. dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो l आएगा, और l क्या है, इस सर्कल का लेंथ है, मतलब सरकमफ्रेंस है, मतलब 2 pi a है. तो म्यू नॉट आई l की जगह 2 pi a 4 pi r क्यूब, ये कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2. r की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस. सो ये हमारा था करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण टोटल. So the magnetic field due to current carrying circular coil is mu naught I a square upon 2a square plus x square power 3/2. Now we will discuss the different cases. ठीक है, अगर हम डिफरेंट केसेस की बात करते हैं तो हमारे मन में कई क्वेश्चंस उठते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यही उठता है कि जरूरी तो नहीं है कि पॉइंट P x डिस्टेंस पर हो. ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट P उसके सेंटर पे हो. ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट P उसके सरकमफ्रेंस पे हो. ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट P इस सर्कल से बहुत ज़्यादा दूर हो, है ना. तो ये कई छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका यूज एग्जामिनर करता है आपसे डेरिवेशन जानने के लिए. तो हम 1 बाय 1 सारे केस को डिस्कस करेंगे. सो केस नंबर 1. If point P lies on the center, if P lies on center, अगर पॉइंट P जो है उसके सेंटर पे होगा तो क्या होगा. सीधा सीधा बात है कि अगर पॉइंट P उसके सेंटर पे होगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा. फिर से देखिए, पॉइंट P अगर यहाँ नहीं हो करके अगर यहाँ पे होगा तो O और P के बीच में जो x डिस्टेंस है वो नहीं रहेगा. ये पॉइंट P अगर हम यहाँ रख देंगे तो O और P कंसाइड हो जाएगा, और कंसाइड होने के कारण जो x का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा. अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x की जगह 0 पावर 3/2. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब, और यहां से ये कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a. फिर से एग्जामिनर ने कहा कि डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर. हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले हम इसका पूरा डेरिवेशन कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. अब क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि हमें उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम
P को सेंटर पे रख देंगे और P को सेंटर पे रखने से x का वैल्यू 0 हो जाएगा। बस उस x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते ही आपका डेरिवेशन आ गया है। केस नंबर 2, अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे कहा कि पॉइंट P उसके सरकमफ्रेंस पे है, तब क्या होगा? तो हमारा केस सेकंड बनता है, इफ P lies on the circumference। अगर पॉइंट P सरकमफ्रेंस पे है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर पॉइंट P सरकमफ्रेंस पर है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? x का वैल्यू जो होगा वो a पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट P यहाँ नहीं है। अब ये पॉइंट P यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल होगा, मतलब a होगा। तो अगर पॉइंट P उसके सरकमफ्रेंस पे होगा तो x का वैल्यू a होगा। अब अगर x का वैल्यू a होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? फार्मूला है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर 3/2। तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर पावर 3/2। और आगे सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का पावर 3/2 यानी 2√2, और a का पावर a स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा a³। इससे ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 a। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स सरकमफ्रेंस। ये उसके सरकमफ्रेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था उसके सेंटर पे। अब हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे उसके सरकमफ्रेंस पे। Now, case number 3. If point P is far away from the ring, अगर पॉइंट P उससे बहुत दूर है तब क्या होगा? If P is far away from the ring, अगर रिंग से पॉइंट P बहुत दूर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो इसका मतलब x बहुत ज्यादा होगा, और जब x बहुत ज्यादा होगा तो उसके कंपैरिजन में हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। x इज मच ग्रेटर देन a, एंड ऐसी कंडीशन में जो b का वैल्यू होगा वो होगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि x बहुत बड़ा है, तो a की जगह 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x³ आएगा और आंसर आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। ठीक, बिकॉज x इज मच ग्रेटर देन a। ऐसा भी हो सकता है कि इस सर्कुलर रिंग में n टर्न हो, तब हम क्या करेंगे? बस हमारा डेरिवेशन एक ही है, और डेरिवेशन एक है, बस उसके केसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल या n टर्न्स इन द रिंग, तो केस नंबर 4 बनेगा इफ देयर आर
n टर्न्स इन रिंग, अगर रिंग में बहुत सारे टर्न हो तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, b का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल हो ही नहीं, सर्कल की जगह सर्कल का कोई पार्ट हो, सर्कल का कोई पार्ट हो मतलब सेमी सर्कल हो, सर्कल का कोई पार्ट हो मतलब क्वाड्रेंट हो, सर्कल का कोई पार्ट हो मतलब आर्क हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट केस बनता है केस नंबर 5, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब रिंग की जगह रिंग का कोई पार्ट हो, तो हम जानते हैं कि सर्कल के सरकम सेंटर पे 360 डिग्री यानी 2 पाई का एंगल बनता है, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर सर्कल की जगह सर्कल का कोई पार्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो आंसर बनेगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई ए। जहां जहां हमने ए लिया है वहां वहां पे आप आर भी ले सकते हैं, आर फॉर रेडियस ऑफ द रिंग। बुक में जनरली आर लेकर के किया गया है और हम ए लेकर के करते हैं, ठीक है, हमने ए लेकर के किया है, उससे आंसर पे या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, आप कुछ भी समझिए, ए स्टैंड फॉर द रेडियस ऑफ द रिंग, और अगर आप उसको आर मानते हैं तो जहां जहां ए है वहां वहां पे कैपिटल आर हो जाएगा, विच विल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये हमारा सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड था। ओके, हम